better under his eye. नमस्कार। समानता की मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन के फेसबुक पेज पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर महीने के पहले रविवार को उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग के अंतर्गत मिलते हैं, जिसमें हमारे साथ होते हैं ऐसे लोग जिनका लफ्जों के साथ एक मूल्य परक रिश्ता होता है, जो अपने समय की उन्नत चेतना की उजास लिए हमारे समकाल की ऐसी उन्नत चेतना से हमें अवगत कराते हैं। तो ऐसी ही चेतना को लेकर के आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं प्रमुख लेखक एवं पत्रकार प्रियदर्शन जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। जो कि आज का जो हमारा वक्तव्य होगा वो सर मशहूर शायर एवं गीतकार साहिर लुधियानवी जी के हवाले से अपनी बात कहेंगे। जैसा कि सर आपसे तो सारे लोग बखूबी परिचित हैं, तो मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ ना बोल करके एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने सर आलोचना, कविता, कहानियाँ इत्यादि विधाओं पर जो लिख करके जो लेखन में अपनी गहरी छाप बनाई है, उसमें से मैं कुछ बुक्स के कुछ किताबों के नाम लेने जा रही हूँ, जिसमें से एक किताब है आपकी जिंदगी लाइव उपन्यास आपका, बारिश, धुआं और दोस्त भी इन्होंने लिखा है, उसके हिस्से का जादू, और यह जो काया की माया है, और ग्लोबल समय में गद्य आपकी दो कविता संग्रह हैं, नए दौर का नया सिनेमा, दुनिया मेरे आगे इत्यादि इत्यादि। आपने कई किताबें लिखी हैं और इसके अलावा भी कई किताबों का सर ने अनुवाद भी किया है, जिसमें अरुंधति राय का द ग्रेटर कॉमन गुड, जिसको बहुजन हिताय के नाम से, और ग्रीन टीचर हरित शिक्षक का, और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका सर ने अनुवाद किया है। तो आज सर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके द्वारा ही लिखी दो कविताएं पढ़ना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। जी धन्यवाद सर। अभी हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं योगेंद्र आहूजा सर आ गए हैं, पवन नेगी जी आ गए हैं, और भी कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर महेश पुनेठा सर भी हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपके द्वारा लिखित जो आपका संकलन है, हमें जानवरों से हमें माफी मांगनी चाहिए, उसकी कविता चिड़िया का पाठ करने जा रही हूँ। चिड़िया भी खूब ऊंचे उड़ती है, हालांकि उसका काम पंखों से चल जाता है, उनमें पेट्रोल नहीं लगता। वे बीट कर सकती हैं, बम नहीं गिरा सकती। वे चहचहाती हैं, अंडे देती हैं, सेती हैं। उनमें से कुछ ज्यादा से ज्यादा इतनी चालाक होती हैं कि अपने अंडे दूसरों के घोंसले में छोड़ आती हैं, लेकिन इतनी सी चालाकी के लिए भी चाहिए होता है बहुत सारा भरोसा। वे धरती को उसकी सबसे मीठी आवाज देती हैं, आसमान को उसकी सबसे प्यारी उड़ान। वे हमारी छतों व मुंडेरों को गुलजार करती हैं। वे उन कोनों में घर बना लेती हैं जहां भूतों का अड्डा होता है। उनके घरों में ईंट नहीं, तिनके लगते हैं, सीमेंट नहीं, घास फूस लगती है। बहुत छोटी सी जगह में वो बना लेती हैं अपना बहुत हल्का सा घर, जिसे कोई एक हाथ उठाकर फेंक सकता है, फेंक डालता है कुछ देर के करुण क्रंदन के बाद, लेकिन वे तैयार कर लेती हैं दूसरा घर। वे बदला नहीं ले पाती, मजबूत घर नहीं बना पाती, जमीन घेर नहीं पाती, वे बस उड़ती हुई दूर चली जाती हैं। वे बहुत हल्की होती हैं, बहुत नाजुक, शायद इसलिए हम उनकी परवाह नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि वे नहीं रहेंगी तो कितनी सूनी होगी धरती। ये भी नहीं जानते कि वे नहीं रहेंगी तो हम नहीं रह पाएंगे। सर बड़ी ही कविता के माध्यम से तो सर आपने बहुत कुछ ही कह दिया है, और जिसको कि हम समझ भी पा रहे हैं कि एक चिड़िया के बारे में, उसको हम अपनी जिंदगी से भी रिलेट कर पा रहे हैं। सर शब्दों ही शब्दों में तो आपने एक सागर भर दिया। और सर मैं आपकी दूसरी कविता भी पढ़ना चाहती हूँ, जो कि यह जो काया की माया संकलन से ली गई है,
और जिसका शीर्षक है कान। आज हमने हर अंग का उपयोग किया है, आंख का उपयोग किया है, हाथ का उपयोग किया है, बोलने के लिए मुंह का भी उपयोग किया है, लेकिन एक अंग का हम बहुत कम उपयोग कर रहे हैं, जो है कान। सुनने की आदत थोड़ी कम होती है। तो इस शीर्षक कान की कविता मैं सुनाने जा रही हूँ। सिर के दोनों तरफ अपनी आंखों को न दिखने वाली ये कोमल अस्थियां न होती तो ध्वनियों का वह संसार कैसे संभव होता, जिसने रचे हुए देखे हुए को साझा करने लायक बनाया है। एक दूसरे को सुनना, अपने आसपास को बुनना, चुप्पी को भी सुनना और सुनने को भी सुनना। सारा कहना और सुनना सिर्फ इसलिए संभव नहीं हुआ कि जुबान थी, बल्कि इसलिए भी कि कान थे, जो कहीं ना कहीं लगे रहते थे। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने की तस्वीर चाहे जिस कानाफूसी का नतीजा रही हो, लेकिन इसी से यह संभव हुआ है कि तमाम शोरगुल और कोलाहल के बीच वह सुनना संभव हुआ है जो हम सुनना चाह रहे। समय की आहट भी, जीवन की फुसफुसाहट भी, मृत्यु की सरसराहट भी, सभ्यता की दुगदुगी भी, और वह महामौन भी जो शून्य के शिखर पर अनहद बजता रहता है। तो सर, मैं एक बार फिर आपका पुनः स्वागत करती हूँ एवं विदुष बैटन के जरिए जुड़े हुए जो भी दर्शक हैं, हमारे जो भी श्रोतागण हैं, उनका भी मैं एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। सर, इससे पहले कि मैं आपको वक्तव्य के लिए मंच दूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि आप जो कुछ भी बोलना चाहें, आप अपनी बात कहें। उस बीच में श्रोताओं की जो भी टिप्पणियां होंगी वो यहाँ पे कमेंट में लिखते रहें, और एक बार फिर मैं श्रोताओं की तरफ से उनकी टिप्पणियों और प्रश्नों को लेकर के फिर एक बार मुखातिब होंगी उससे। तो सर, आप अपनी बात बेफिक्र होके कहें। आपको माइक हैंड ओवर करने से पहले मैं बताऊंगी कि आज हम सुनने वाले हैं मशहूर शायर एवं गीतकार साहिर लुधियानवी पर हमारे प्रिय लेखक एवं पत्रकार प्रियदर्शन जी का वक्तव्य। सर, ओवर टू यू। शुक्रिया विदुष बेटन परिवार का, आभार कि मुझे उन्होंने उजास मायनों के कार्यक्रम में शामिल होने लायक माना। मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सामने बोलने के मुकाबले जिनको सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। योगेंद्र आहूजा हैं, हरिमोहन शर्मा हैं, महेश पुनेठा हैं, गिरीश पांडे, प्रतीक और तमाम लोग। तो आप तमाम लोगों का आभार कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपके होने से एक अतिरिक्त दबाव में महसूस कर रहा हूं, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारी भी और उत्साह भी। तो मैं अब बड़ी भूमिका न बांधकर सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूं। जब रश्मि रावत जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि किसी एक कवि, लेखक या जिस व्यक्तित्व को आप चाहें चुन सकते हैं, तो तत्काल मुझे साहिर लुधियानवी का ख्याल आया। क्योंकि साहिर लुधियानवी जो हैं, एक गीतकार के रूप में उनकी शोहरत जो है, उसने अच्छा काम ये किया कि उनको पॉपुलर बहुत बनाया, लेकिन पॉपुलैरिटी के अपने खतरे होते हैं, लोकप्रियता के अपने जोखिम होते हैं, जिनकी वजह से उनका उस तरह मूल्यांकन नहीं हो पाया। हम उनको फिल्मी गीतकार मानकर उनके गीतों को सुनते हुए, उन पे रीझते हुए, उन पे खुश होते हुए आगे बढ़ गए। जबकि सच ये है कि फिल्मी गीतकार होने के अलावा उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, और उनके बहुत सारे गीत जो हैं वो पहले लिखे गए, बाद में उसके कुछ हिस्से कुछ आसान जुबान में फिल्मों में इस्तेमाल किए गए और बहुत चर्चित हुए। तो साहिर लुधियानवी को चुनने की एक वजह तो ये थी कि साहिर मेरी निगाह में यथार्थ और कल्पना के संगम पे खड़े ऐसे लेखक हैं जो मतलब एक तरह से हमें सोचने का एक नया ढंग दे जाते हैं। असल में कोई रचना, कोई कविता, कोई लेख, कोई कहानी, साहित्य में अच्छा क्यों लगता है? वो करता क्या है? एक काम वो करता है, ठीक है, मनोरंजन करता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है, एक बड़ी कविता हमारे सामने जिंदगी के मायने खोलती है, वो हमें जीना सिखाती है, वो हमें
नए अर्थों से लैस करती है। कई बार ये भी होता है कि शायर कोई ऐसी बात कहता है, कवि कोई ऐसी बात कहता है जो हम कहना चाहते थे और पाते हैं कि अरे इतनी अच्छी जबान में ये बात उसने कह दी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमने वो बात सोची ही नहीं थी, हमने किसी चीज को उस तरह देखा ही नहीं था जिस तरह किसी और ने देखा। तो मैं आज जो बातचीत करूंगा कुछ फिल्मी गीतों का उनके और कुछ उनके गैर फिल्मी गीतों का, दोनों को याद करते हुए कुछ बातें जोड़ूंगा। जिस चीज ने मुझे सबसे पहले साहिर की ओर आकृष्ट किया था, जो मैंने कहा कि कई बातें हम समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, फिल्म गुमराह का गीत था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। जब मैंने पहली बार एक गीत सुना तो लगा कि रिश्तों को देखने की ये एक नई तजवीज है, एक नया सलीका है जो शायर सिखा रहा है। हम मोहब्बत करते हैं, टकराते हैं, टूटते हैं, अलग होते हैं, रिश्ते बनाने की कश्मकश में कई बार अजीब अधूरे ढंग से छूट जाते हैं, वे तृष्णा से भर जाते हैं। लेकिन एक शायर हमारे बीच है जो बता रहा है कि ठीक है, अगर कोई रिश्ता किसी मोड़ तक न पहुंच पाए, अगर किसी अंजाम तक कोई बात न पहुंचे, तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अजनबी बनना इतना आसान नहीं होता है। जीवन जो है उसको आप काट काट के नहीं जी सकते हैं। जिससे आप परिचित होते हैं उससे दूरी बरतते बरतते कुछ आप अपने आप से भी अजनबी होते चलते हैं। लेकिन जब शायर ये बात कहता है, जब साहिर ये बात कहते हैं कि चलो फिर से अजनबी बन जाएं, तो वो उसके आगे की बात भी कहते हैं कि हम क्या क्या करें। और मैं जब पढ़ता हूं उनको तो लगता है कि वो आदमी कितनी गहराई से सोचता है। ये गीत चूंकि फिल्मों में बहुत चर्चित है, इसलिए इसके सारी पंक्तियां मैं नहीं पढ़ूंगा। आखिरी तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अफसानों को खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ने का ये कौशल जो है, ये क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन साहिर इसकी ओर इशारा करते हैं तो दरअसल वो एक रोमांटिक गीत नहीं रच रहे होते हैं, वो एक भावुक सा प्रेम गीत नहीं रच रहे होते हैं। वो बिल्कुल यथार्थ की जमीन पे खड़े होके ये देखते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, कि संबंध छूट जाते हैं, कि एक दूसरे पे बोझ बन जाते हैं दोस्त। और कई बार आज की दुनिया में तो वो संतरास घुटन जिसको हम कहते हैं, असल में उसका एक बड़ा हिस्सा रिश्तों की आपसी टूटन से बनता है। लेकिन हम तो अभी तक वो सलीका नहीं सीख पाए हैं जिसमें मतलब अजनबी बनने से पहले किसी अफसाने को अंजाम तक न पहुंचाने से पहले खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ पाए। एक बात तो ये है, असल में इस गीत ने मुझे साहिर के एक दूसरे फिल्मी गीत की याद दिलाई, जो फिर मुझे लगा कि ये शायर कमाल का रियलिस्टिक शायर है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। मतलब हर शायर, हर कवि को लगता है कि उससे बेहतर कवि तो कोई है ही नहीं। हर लेखक इस गुमान में जीता है कि उसने जो लिख दिया वो बिल्कुल हरफे आखिर है, इसके आगे कौन क्या लिखेगा। लेकिन एक शायर हमारे बीच है जो बोल रहा है कि ना, मतलब मैं तो बस पल दो पल का शायर हूं, मुझसे पहले भी अच्छे शायर आए हैं और मेरे बाद भी आएंगे। मेरी माशूका दुनिया की सबसे हसीन, सबसे ज़हीन माशूका नहीं है। वो गीत में निकालने की कोशिश करता हूं। वो ये कहना आसान नहीं है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये एक ऐसी हकीकत पे पकड़ है, यथार्थ को देखने का, उससे आंख मिलाने का एक ऐसा कमाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। हमें लगता है कि हमारी माशूका से सुंदर तो कोई है ही नहीं, वो तो बिल्कुल हमारा प्रेम बिल्कुल आखिरी प्रेम है। लेकिन एक शायर है
जो बोल रहा है कि अभी और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बीच में और भी पंक्तियां हैं जो फिल्म में इस्तेमाल नहीं की गई हैं, लेकिन वो उनकी गजल में थी और पहले से थी, जिसका उन्होंने बाद में फिल्म में इस्तेमाल किया। अगर मुझे तत्काल मिल जाए, हाँ, वो भी मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। इसके बाद इसमें दो पंक्तियां और हैं जो फिल्मी गीत में इस्तेमाल नहीं की गई हैं, यानी इस गीत में नहीं है जो फिल्म में है। पल दो पल में कुछ कह पाया, मैं भी इतनी ही सआदत काफी है। कल पल दो पल में कुछ कह पाया, इतनी ही सआदत काफी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी ही इनायत काफी है। वो बहुत नहीं चाहता है। इसमें आगे भी पंक्तियां हैं। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बटती है। सागर से उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मिट्टी की रूह का सपना हूं, मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना क्यों अपने लिए, क्यों मेरा अपना वक्त बर्बाद करे मेरे लिए। तो ये जो चीज है, एक्सट्रीम रोमांटिक गीत में एक्सट्रीम रियलिस्टिक अप्रोच, एक बहुत गहरी रोमानियत से भरे गीत में एक बहुत गहरा खरा यथार्थ बोध। साहिर को असल में जो चीज दूसरों से अलग करती है, हिंदी की दुनिया में तमाम भाषाओं में प्रेम कविता अनंत लिखी गई है। बड़े बड़े कवियों ने प्रेम कविता, प्रेम के साहित्य के बिना साहित्य मतलब शायद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन और फिल्मी दुनिया में भी हमारे पास शकील बदायूनी, हमारे पास बहुत गीतकार हैं जिन्होंने एक से एक गीत रचे। लेकिन यथार्थ से आंख मिलाते हुए इस तरह गीत लिखने वाला, रोमांटिक गीत लिखने वाला, प्रेम गीत लिखने वाला शायर हमारे पास दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। असल में आप ध्यान से देखिए, अगर साहिर के, अब मैं उनके कुछ गैर फिल्मी नज्मों की ओर आऊंगा जिनमें कुछ बहुत मशहूर हैं, कुछ कम मशहूर हैं, जहां पता चलता है कि कितने ओरिजिनल ढंग से सोचते थे, कितने मौलिक ढंग से सोचते थे। और उनकी मौलिकता में गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति एक तरह का असख्य भाव था। मतलब जैसे उनकी सारी लड़ाई किसी गरीब के लिए उसी की आंख से देख रहे हैं, वो अपने आप उसी के साथ खड़ा मानते हैं। उन्होंने रूसी क्रांति पे कविता लिखी, उन्हें गालिब पे लिखी, उन्होंने गांधी पे कविता लिखी। उन कविताओं पे मैं आऊंगा, लेकिन जो मुझे सबसे पहले खींच रहा है इन गीतों के बाद, वो उनकी नज्म ताजमहल है। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी उपमा दी थी, काल के कपोल पे ठहरी हुई आंसू की एक बूंद है ताजमहल। लेकिन साहिर जब आते हैं तो कहते हैं, शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब मुझसे न मिला कर यहां। ये पूरी नज्म जो है, इसमें सिर्फ सनसनाती हुई पंक्तियां नहीं हैं, इसमें एक पूरी दृष्टि है कैसे एक बड़ा शायर ये सोचता है कि वो चीजों को मतलब बने बनाए ढंग से तो नहीं देखेगा। ताजमहल, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, प्रेम का प्रतीक ही सही। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से एक अकीदत ही सही। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, शाहों की बज़्म में गरीबों का गुजर क्या मानी। सत्य जिस राह से हो सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरी महबूब
पसे पर्दे तशहीर वफा, वफा की नुमाइश के पर्दे के पीछे तूने सतवत के शहनशाही के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली, मुर्दा शाहों के कब्रों से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, क्योंकि कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग अपने ही तरह मुफलिस थे। ये इमारातो मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, मुल्तकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतून, सीनाए दहर के नासूर हैं, कुहना नासूर, जज्ब हैं इनमें तेरे और मेरे अजदाद की खून। क्या क्या यहाँ दर्ज है, इसमें हमारे लोगों के पुरखों की कारीगरी, उनके खून के निशान यहाँ हैं। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है उसे शक्ले जमील, जिनकी कारीगरी ने उसको इतनी खूबसूरत अदा दी है। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये चमनजार, ये यमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। लगता है कि साहिर जो है बिल्कुल, मतलब वो बार बार हम गरीबों की बात कर रहे हैं, वो अलग से गरीबों को नहीं देख रहे हैं, उनमें शामिल हैं, उनके बीच की बात कर रहे हैं। और उनके भीतर जो लैंगिक एहसास है बराबरी का, वो बहुत गहरा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ताजमहल पे लिख के छोड़ देते हैं। वो मतलब शहनशाहों के खिलाफ, उनकी बनाई इमारतों के खिलाफ, उनके गढ़े गए प्रेम के किस्सों के खिलाफ बात करते करते एक नई चीज ले आते हैं, वो उसको जेंडर इक्वालिटी से जोड़ते हैं। उनकी एक नज्म है जो कम पढ़ी जाती है, नूरजहां के मजार पर, पहलुए शाह में दुख्तूरे जमहूर की कब्र, जमहूर की बेटी की कब्र है तो शाह के पहलू में, कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती है, कितने खूरेज हकाइक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर शहनशाहों की तस्कीं के लिए साल हा साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसे बहकी हुई नजरों के तय्युश के लिए सुर्ख महलों में जमा जिस्मों के अंबार लगे। नूरजहां और सलीम की प्रेम कहानी जहांगीर की बहुत पढ़ी जाती है, बड़ी सुनी जाती है, लेकिन साहिर कुछ और बता रहे हैं। और आखिरी में आते आते साहिर क्या कहते हैं, तू मेरी जान मुझे हैर तो हसरत से न देख, हम में कोई जहां नूर और जहांगीर नहीं, हम में कोई जहां नूरजहां और जहांगीर नहीं है। तू मुझे ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। क्या बात है, ये है साहिर, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं, तू मुझे ठुकरा के भी जा सकती है। ये बात जो है, असल में लैंगिक संवेदना साहिर में बहुत पुरानी है, और हम लोग मंटो को पढ़ते रहे हैं। मंटो के यथार्थ बोध से, खासतौर पे वेश्याओं को लेके जिस तरह की कहानियां चकलाघरों को लेके लिखी, साहिर की जो सबसे शुरुआती नज़में थीं, जो बाद में फिल्म में भी आई, उसके कुछ हिस्से फिल्म में आए कि फिल्मों में आसान और हलक के नीचे उतर जाने वाली चीजें तो आ जाती हैं, बाकी चीजें रह जाती हैं। तो वो उनकी नज्म है चकले चकले, और वो उसने उनको बड़ी शोहरत दी थी। वो शोहरत जो है वो फिल्म में आई हुई पंक्तियां हैं, आप जानते होंगे, इनमें बहुत सारा कुछ, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना खान तकदीस मशरिक कहाँ हैं। ये पुरपेच गलियां ये बेखाब बाजारे तो पंक्ति है उसमें, ये गुमनाम राही ये सिंकों की झंकार, ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार, सना खान तकदीस मशरिक कहाँ हैं।
जो आज पूर्व की सभ्यता के गुणग्राहक हैं वो कहाँ हैं। वो ये पूरी की पूरी बड़ी लंबी गजल है जिसमें बहुत सारा हिस्सा आपने देखा हुआ होगा, लेकिन जो पंक्ति अचानक आपको बताती है कि ये हाँ जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, उस पर मैं बात करूंगा, प्लीज उस पर बात करूंगा। उसके पहले ये असल में ये सारा लगभग उसी तर्ज पे लिखा गया है। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी। यानी वो कहां कहां देख रहे हैं एक साथ। साहिर जो है इस लड़की को बताते हैं कि हर जगह मौजूद है वो, हर मजहब में मौजूद है वो, और जिनको हम पूजते हैं, जिनको बड़ा पवित्र दर्जा देते हैं, बुलाओ खुदाना ए दीन को बुलाओ, दीन के खुदाओं को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सना खाने तकदीस मशरिक को लाओ, सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है। ये बड़ी लंबी नज्म है जो फिल्म में इस्तेमाल की गई थी कुछ बदल के, लेकिन इसमें साहिर की जो बिल्कुल सहज बराबरी और न्याय के प्रति उनकी पुकार है, वो अपने आप में। पवन नेगी साहब लिख रहे हैं जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मुझे याद आता है कि फिल्म थी फिर सुबह होगी, उसका ये गीत है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मतलब जिस समय वो गीत जो था उसकी पंक्तियां मैं कोशिश करूंगा कि याद दिलाऊं, बस इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले इकबाल को एक तरह से वो जैसे उनका मजाक बना दे रहे हैं। वो साहिर पूछते हैं, फिल्म जो है उसकी फिर सुबह होगी का गीत था ये, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, खोली भी छिन गई है बेंचे भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, जेबें हैं अपनी खाली क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। ये साहिर है तंज करता हुआ बिल्कुल, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की लगभग पैरोडी सा बनाता हुआ। तो वो आप कह सकते हैं कि फिल्म के लिखा गीत था, मतलब फिर सुबह होगी के लिए, लेकिन असल में साहिर फिल्मों के लिए अलग से नहीं लिखते थे। जिन नज्मों को लिखा करते थे फिल्मों के लिए भी लिखा होगा उन्होंने, उनको वहां वो पिरो देते थे। और कई बार मतलब इन सबको पढ़ते हुए लगता है जैसे वो कोई बड़े मूर्ति भंजक शायर रहे हों, बुत शिकन रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें रचनात्मकता के प्रति एक लगभग सिद्धि उत्साह है, नएपन के प्रति, मतलब बराबरी के प्रति, जमहूरियत के प्रति, अधिकार के प्रति, और जागरूकता देखिए उनकी। मतलब जिस समय हिंदी कविता अपने छायावाद में लिपटी हुई थी, जिसमें उर्दू के बहुत सारे शायर मतलब अपनी जबान को राजनीतिक मुहावरों में बिल्कुल ठीक से तय नहीं कर पा रहे थे, उस समय साहिर जो है वो रूस पे लिख रहे हैं कविता, रूसी क्रांति पे। उस दौर में वो उन विषयों को उठा रहे हैं जो बाद के वर्षों में जिन पे बहुत सारा कुछ लिखा गया। और रूसी क्रांति पे वो क्या लिख रहे हैं, उफूके रूस से फूटी है एहसासे कामरा, इस कविता का नाम है, जीत की भावना। उफूके रूस से फूटी है नई सुबह की जौ, यानी नई सुबह की रोशनी जो है रूस के क्षितिज से फूटी है। उफूके रूस से फूटी है नई सुबह की जो, शब का तारीख जिगर चाक हुआ जाता है, रात का अंधेरा जिगर चाक हुआ जाता है। तीर की जितना संभालने के लिए रुकती है, सुर्ख सैल और भी बेबाक हुआ जाता है। तीर की जितना संभलने के लिए रुकती है, सुर्ख सैल और भी बेबाक हुआ जाता है। इतवाज मुस्लिम सतीश हैं, हम वतन है सारा यहाँ हमारा, वो एक अलग डिबेट है जिसपे बाद में हम लोग बात करेंगे। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ साहिर पे।
तीर की जितना संभलने के लिए रुकती है, सुर्ख सैल और भी बेबाक हुआ जाता है। साम्राज्य अपने वसीलों पे भरोसा न करे। साम्राज्य को साम्राज्य मतलब किया है उन्होंने। अपने वसीलों पे भरोसा न करे, कुहना जंजीरों की झंकारें नहीं रह सकती। जज्बाए नुसरत जमहूर की बढ़ती रौ में मुल्क और कौम की दीवारें नहीं रह सकती। इस ढंग से वो रूसी क्रांति का स्वागत कर रहे हैं। संगो आहन की चट्टाने हैं अवामी जज्बे, मौत के रेंगते सायों से कहो हट जाएं, करवटें लेके मचलने को है सैले अनवार, तीरा उतार घटाओ से कहो छट जाएं। साल हा साल के बेचैन शरारों का खरोश एक नई जीस्त का दरबाज किया चाहता है। अज़्म आजाद ये इंसान बहजारात जबरूत एक नए दौर का आगाज किया चाहता है। ऐसा नहीं है कि रूसी क्रांति के पक्ष में लिखने वाला शायर कोई भावुक किस्म का इंकलाबी हो जो सब कुछ तहस नहस करके बर्बाद कर देना चाहता हो। मतलब गालिब के भीतर जो विडंबना बोध है, अगर उसको किसी दूसरे शायर में बहुत गहराई से पकड़ा जा सकता है तो साहिर है। और साहिर अपने समय की रचनात्मकता को बचाने में, ये समझने में कि रचनात्मकता उनकी खड़ी की हुई नहीं है, उसके पीछे बरसों की मेहनत है, इस बात को समझते हैं, उसको कहते हैं वो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है जो हम लोग दोहराया करते हैं, वो जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। लेकिन इस शेर को साहिर खारिज करते हैं। उनकी एक नज्म है और लंबी नज्म है, विरसा, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं ये साहिर की, इकबाल की ही है। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, प्रेमचंद साहब, वो इकबाल की ही है। उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। साहिर इसका जवाब देते हैं कि मैं आपको जलाने नहीं दूंगा। साहिर कहते हैं ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितनी जबीनों की शफक, खाक की नजर हुई तब ये नजारे बिखरे। और उसके बाद वो कहते हैं, जहां बिल्कुल इकबाल के शेर का जवाब है, जिससे दहकान को रोजी नहीं मिलने वाली, जिससे दहकान को रोजी नहीं मिलने वाली, मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक। मैं ये सीख नहीं दूंगा कि वो खेत जला दो जिससे किसान को रोजी नहीं मिल रही है। फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है, फसल की खाक क्या मांगेगा जमहूर का। फसल अगर बाकी है तो बाकी निर्माण तो बदल सकता है, लेकिन अगर वही खाक होगी तो अब क्या तैयार करेंगे। पुल सलामत है तो तू पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे, वरना गालिब की सभा में ए मेरे हमदम मेरे दोस्त, दामे मौज में है हल्का है सदका में नगंग। सोच ले कि फिर कोई तामीर, सोच ले फिर कोई तामीर गिराने जाना, तेरी तामीर से है जंग की तखरीब से जंग। तुम्हारी लड़ाई रचना से है, निर्माण से है, कि विध्वंस से लड़ाई है, तुम्हारी विनाशकारी प्रवृत्तियों से लड़ाई है। इस बात को समझने की कुव्वत जो है वो साहिर में है। साहिर नेहरू पे लिखते हैं, साहिर गांधी पे लिखते हैं, और हम लोग नागार्जुन को पढ़ के बड़े खुश होते हैं कि नेहरू की आलोचना उन्होंने की थी कि आओ रानी हम मतलब वो रह जाते तुम 10 साल और तन जाता भ्रम का जाल। और कई बार मुझे लगता है कि शायद नेहरू को समझने का सलीका उनमें था ही नहीं। नेहरू मतलब नेहरू की आलोचना के बहुत सारे पहलू थे, और हम जानते हैं कि उस दौर की कविता में मुक्तिबोध का जो अंधेरे में है वो नेहरू योगीन काव्य का ही हिस्सा है। लेकिन नेहरू के भीतर जो लोकतांत्रिक चेतना थी, जो बात थी जो नेहरू को इस देश का जादूगर बनाती थी,
उस बात को हिंदी के कवियों से बेहतर साहिर लुधियानवी ने पकड़ा था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को देख रहे थे। वो पाकिस्तान चले गए थे और उनको वहां से भाग के आना पड़ा था, वहां उनको गिरफ्तारी के आसार थे, तो वहां से छोड़ के आए थे। मैं नेहरू वाली कविता खोज रहा हूं, नेहरू पे उन्होंने लिखा था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद लिखा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के आसपास जो लिखा जाता है वो हमेशा देशभक्ति से भरा होता है। मैं नेहरू वाली कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमा नहीं मर जाते, सांस थम जाने से एलान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमा नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन का हर एक धर्म का गमख्वार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरत ईसा जो सरेदार रहा, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की उखुवत का परस्तार रहा, जिसकी नजरों में एक आलमी तहजीब का था ख्वाब। इस तरह नेहरू को पकड़ने का, विश्व इतिहास की झलक लिखने वाले को पकड़ने का, जिसकी नजरों में था आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस ने अहद का मेमार रहा, जिसने जरदार मईशत को गवारा न किया, जिसको आईने मुसावात पे इसरार रहा, उसके फरमानों की ऐलानों की ताजीम करो, राख तकसीम की अरमान भी तकसीम करो। ये लंबी कविता है, थोड़ी सी और है, मैं इसको अधूरा छोड़ता हूं। लेकिन युद्ध के खिलाफ उनकी कविता देखिए। मतलब ताजमहल पे जब लिखते हैं तो लगता है कि वो बुत शिकन कोई है, मूर्ति भंजक कोई है, लेकिन कहीं नहीं। रचना के प्रति उनका मोह, विध्वंस के प्रति उनकी हिकारत, युद्ध की कविता में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पस मंजर लिखी गई। और ताशकंद की बातचीत के सालगिरह पे उन्होंने इसको भेंट किया था। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमले आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे या सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। हर बात तो तामीर की बात जरूर करते हैं, रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले की औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आग बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और आप सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। युद्ध के विरुद्ध, मतलब रघुवीर साहब को सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें, सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, वो सारी कविताएं हमने पढ़ी हैं। लेकिन ऐसी कविताएं कम दिखाई पड़ती हैं जो इतने ठोस ढंग से युद्ध की मुखालफत करती हैं, और खास तौर पे ऐसे माहौल में जो सब पे देशभक्ति का सरूर, देशभक्ति का नशा छाया हुआ हो, तारी हो। तो ये साहिर है, यथार्थ से मतलब आंख जरा भी हटाने को तैयार नहीं, किसी जश्न को यूं ही मनाने को तैयार नहीं। 1969 में जब गालिब के 100 साल पूरे हुए थे, तब उन्होंने जश्न गालिब पे कविता लिखी थी, और देखिए उसका कैसे मजाक बनाया था। 21 बरस गुजरे आजादी कामिल को, पूरी आजादी के, पूरी स्वतंत्रता के 21 साल गुजरे हैं, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया, तुरबत है कहां उसकी, मस्कन है कहां उसका, अब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, अब उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है। मतलब 100 साल के जश्न को साजिश बोलने वाला शायर हमारे बीच है।
जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशान ठहरी। आजादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दम, मातूब ज़बां ठहरी, गद्दार ज़बां ठहरी। जिस अहले सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहले सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। जो वादा फरदा पे अब टल नहीं सकते हैं, मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं। ये जश्न मुबारक हो, पर यह भी सदाकत है, ये भी सच्चाई है। हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं, हमें पता नहीं कि हकीकत क्या है। गांधी हो कि गालिब हो, इंसाफ की नजरों में, सुनिए ध्यान से, गांधी हो कि गालिब हो, इंसाफ की नजरों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। ये वो कह रहे हैं, साहिर लुधियानवी कहते हैं। गांधी शताब्दी, गालिब के तो 150 साल हुए थे, गांधी शताब्दी पे उन्होंने एक और नज्म लिखी थी, गांधी हो या गालिब। गांधी हो या गालिब हो, खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें कर दें दफन। खत्म करो तहजीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर। सत्य अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर। खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ अब इन्हें कर दे दफन। वो बस्ती वो गांव ही क्या जिसमें हरिजन हो आजाद, वो कस्बा वो शहरी क्या जो न बने अहमदाबाद। अहमदाबाद में 69 भयानक दंगे हुए थे। खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ अब इन्हें कर दे दफन। गांधी हो या गालिब हो, दोनों का काम यहां। अब के बरस भी कत्ल हुई, एक की शिक्षा एक की ज़बां। खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ अब इन्हें कर दें दफन। तो मुझे लगता है कि मतलब फिल्मी दुनिया में बहुत शायर हुए, बड़े बड़े शायर हुए, लेकिन यथार्थ पे ऐसी पकड़, और वो बिल्कुल मतलब गरीबी और बराबरी के हक में बड़े शान से, बड़ी खुसूसियत के साथ बोलने वाला ऐसा शायर दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं से आप इनको उठा लीजिए, इसको साहिर को, तो आपको लगता है कि अरे ये क्या पढ़ रहे हैं। चीनी शायरों के नाम उन्होंने लिखा है, बंगाल के अकाल पे लिखा है। बंगाल के अकाल पे कितना लिखा गया, और हिंदी पट्टी में कहां कौन रचना मिलती है। लेकिन बंगाल के अकाल के समय वो लिखते हैं, जहाने कुहन के मफलूज फलसफा दानों निजाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इससे इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। जमीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलख बिलख के मरे। मिले इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरा ने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बाहर को तरसें। जमीन की कुव्वत तखलीक के खुदा बंदों, मिलों के मुंतजिम सल्तनत के फरजंदों। 50 लाख फरसुदा गले सड़े ढांचे निजाम जर के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। खामोश होठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। तो बंगाल के अकाल पे लिखने वाला शायर, रूस की क्रांति पे लिखने वाला शायर, ताजमहल पे लिखने वाला शायर, चकलों पे लिखने वाला शायर, मुझे कई बार लगता है कि वो उनकी जो शोहरत थी एक फिल्मी गीतकार के तौर पे, उसने एक बड़े शायर के तौर पे उनके बारे में सोचने का, विचार करने का अवसर नहीं दिया। अगर वो अवसर मिलता तो हम पाते हैं कि उर्दू की परंपरा, जिसको हम
गालिब से, मीर से, दाग से, जौक से, फिराक से, फैज से और मजाज से, इन सबसे पहचानते हैं। उसमें शुक्रिया कुमार अंबुज साहब आपका भी, आप यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो पूरी शायरी की परंपरा है, इकबाल है जिसमें, उसमें मुझे लगता है कि साहिर की अपनी एक बेहद खास जगह बनती है। और जो मुझे 40-45 मिनट बात कहनी थी अपनी, क्या सवाल जवाब कुछ हैं जिस पे हम लोग बात आगे बढ़ा सकते हैं? रश्मि जी, विदुष वेतन के सदस्यों, हाँ शिवी, आपका नाम लेना तो मैं भूल ही गया था। हाँ जी सर। सर आपका वक्तव्य तो बहुत ही अच्छा रहा, और आपकी जो कविता पाठ का या जो कुछ भी आपका जो चयन था और आपका जो बोलने का तरीका था, उसमें जो हमारे श्रोता थे इतने ज्यादा डूब गए कि उनके प्रश्न भी उसी डूब में खो गए और अरे उनको तो एक तरीके से निरुत्तर हो गए। बस सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर उस जमाने के जब हम गाने सुनते थे या हम कोई भी, जैसे आपने शाहिर का ही बताया कि जो वो लिखते हैं तो वो यथार्थ को लिखते हैं, मतलब शाहिर जैसा शायर ज्यादा नहीं हुए हैं, वो हमें एक आईना दिखा देते हैं। तो सर जो आजकल के गाने हैं, रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तो आज वो मतलब क्यों नहीं दिखता है? क्या कारण है कि उस जमाने जैसा यथार्थ आज हमारे सामने गीत गीत के रूप में नहीं आ पा रहा? देखिए इसमें दो बातें कहूंगा। एक तो मतलब फालतू शायरी तब भी लिखी जा रही थी और आज भी लिखी जा रही है। ये सच है कि आज के दौर में जुबान को, नमस्कार हरिमोहन जी, आपने मुझे सुना, अगर मेरे लिए फख्र की बात है, और मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूं आप लोगों को पाके। खैर, तो मैं जो बात कर रहा था, योगेन जी नमस्कार, कि ये जो पूरी की पूरी भाषा है कविता की, वो हाल के वर्षों में बहुत बदली है। और वो लगातार, महेश पनिठा जी का धन्यवाद भी देता चलूं साथ में, अचानक स्क्रीन पे आ जा रहे हैं, तो इन तमाम मित्रों का जो श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, तो अच्छे खराब गीत हर दौर में रहे हैं। इस दौर में भी हमारे बीच ऐसे लेखक और कवि हैं जिन्होंने यथार्थ को बिल्कुल यथार्थ की तरह लिखा। और आज का यथार्थ निश्चित तौर पे भयानक है। मतलब वो साहिर ने जो दौर देखा था, आजादी के पहले का भी और आजादी के बाद का भी, एक लंबी लड़ाई की आजादी के दौर की, और उसके बाद जो देश के निर्माण का एक संघर्ष था उसका भी, वो एक पूरा दौर था। आज के दौर में भेलपुरी खा रही वाले उदाहरण से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय भी वैसे गीत लिखे थे कि अब मैं जवान हो गई हूं, गुल से गुलिस्तान हो गई हूं, तो तब भी लिखे जाते थे। खराब गीतों से खराब गीतों को कैसे अच्छे गीतों की तुलना नहीं की जा सकती है। हर दौर में बुरी चीजें मिलती हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं। आज के दौर में जैसे अगर फिल्मी दुनिया में देखें, तो गालिब गुलजार निसंदेह एक बहुत बड़े कवि के रूप में सामने आते हैं। लेकिन गुलजार की कविता में प्रतीकों और बिंबों का खेल ज्यादा है, नए अर्थ कम है। वो चुप्पी को, खामोशी को, या जो हम चाहते हैं अच्छे ढंग से कहना, उसको कह देते हैं। और निश्चित तौर पे मतलब मैं जिन 5-6 शायरों को बड़ा मानता हूं, साहिर के साथ शैलेंद्र बहुत बड़े थे। निसंदेह शैलेंद्र में अपनी तरह का जो समाजवादी रुझान है वो कमाल का था। और शैलेंद्र तो मशहूर किस्सा है कि फिल्मों में जाने को तैयार नहीं थे। इफ्ता के किसी कार्यक्रम में राज कपूर ने सुना उनको, तो कहा कि मैं इनसे लिखवाना चाहता हूं। शैलेंद्र तैयार नहीं हुए, बाद में उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो फिल्मी दुनिया में आए और राज कपूर की टीम का हिस्सा बने। तो शैलेंद्र में बराबरी को लेकर, इंसानी जज्बे को लेकर एक तरह का समाजवादी भाव था। और हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये उन्हीं की पंक्ति है जो आज तक दोहराई जाती है, शैलेंद्र की। इसके बावजूद शैलेंद्र के भीतर रोमानियत ज्यादा थी, साहिर में यथार्थ ज्यादा था। ये दो समकालीनों की बात कर रहा हूं। बाद में मैं देखता हूँ मतलब उन्हीं के साथ शकील बदायूनी हैं, मजरूर सुल्तानपुरी हैं, गुलजार बाद में आते हैं।
गुलजार के दौर में भी बहुत अच्छा कुछ लिखा गया है, गुलजार ने भी लिखा है, दूसरों ने भी लिखा है, लेकिन ये सच है कि साहिर वाली ऊंचाई वाला शायर आज फिल्मी दुनिया में नहीं है। बाहर बेशक होंगे कुछ हैं, लेकिन वो यथार्थ बोध तो कम दिखता है। जी जी सर। महज पुनेठा सर भी कुछ पूछ रहे हाँ, हैं। फिल्मी गीतों को कविता से कमतर मानने का प्रश्न कितना सही लगता है आपको? जी सर। देखिए, असल में ये हमारे भीतर एक बड़ा अजीब सा भ्रम पैदा हो गया है कि चीज कमतर होती है, वो चीज बेहतर होती है। सच ये है कि 20वीं सदी फिल्मों की सदी रही है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो आजाद हिंदुस्तान के हंसने, बोलने, प्रेम करने, उदास होने, रूठने, मनाने, गम में अकेले पड़ जाने, भीड़ में अकेला महसूस कर जाने, इन सब का जो सलीका आया है वो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश की गीतों से आया है। उदास होने के लिए मुकेश के नगमे हमारे पास होते थे, याद करने के लिए मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, तलत महमूद। उन्होंने हमें जितना सिखाया है उतना शायद हमारे कवियों ने नहीं। यानी आप दिनकर, बच्चन सबको पढ़ते थे, जो बहुत पॉपुलर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं मुक्तिबोध और छायावादी कवियों के बाद अज्ञे और सर्वेश्वर, इन सबकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। निस्संदेह वो एक अलग सा कविता एक अलग विधा है। उस विधा की अपनी तरह की शास्त्रीय उत्कृष्टता है, इसमें शक नहीं है। लेकिन फिल्मी गीतों ने भी कमाल का काम किया है। साहिर के अलावा भी मैं आपको एक गीत का उदाहरण देता हूं। मतलब कम से कम प्रेम में विद्रोह करना तो फिल्मों ने सिखाया। मुगले आजम जैसा शाहकार हमारे सामने है, प्यार किया तो डरना क्या। यहां जब लव जिहाद जैसे कानून बन रहे हैं और प्यार करने पे भाई और पिता बहनों का गला काट देते हैं, वहां वो प्यार किया तो डरना क्या जैसा गीत शकील बदायूं ने लिख रहे थे। और उसकी आखिरी पंक्ति के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं कि रात भर वो आखिरी मतलब कहाँ गीत को खत्म करें वो तय नहीं कर पा रहे थे। सुबह हो गई थी और गीतकार संगीतकार सब बैठे हुए थे। अचानक नमाज की आवाज सुबह सुबह सुनाई पड़ी। हाँ, वो नमाज की आवाज सुनाई पड़ी। तब उनको ख्याल आया, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या। ये बात कह देने वाला शायर शकील बदायूनी आमतौर पे अपने गीतों को सिचुएशन से बाहर नहीं लाते थे। सिचुएशन पे लिखने के वो कमाल के शायर थे, लेकिन सिचुएशन से बाहर लाके अचानक एक बड़े मूल्य से जोड़ देने का कि पर्दा किया, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। भाई ये दे ऑल ट्रेटर्स दे यूज्ड टू से अगली ईद पाकिस्तान में। पता नहीं इतिहास आपने कहां से पढ़ा है। असल में देशभक्ति बड़ी खतरनाक चीज होती है सतीश भाई, कभी इस पे भी मैं बात करूंगा। और देशभक्ति और ट्रेटर और मतलब देशभक्त होने का जो फर्क है, कभी आप रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ठीक से पढ़िएगा, जिन्होंने आपका राष्ट्रगान लिखा है। वो बोला करते थे कि देशभक्ति जो है इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा एनेस्थीसिया है। तो इतना तीखा एनेस्थीसिया कुछ दूसरा नहीं है। उन्होंने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी थी कि जो मतलब मैं इंसानियत के हीरे को देशभक्ति के कांच से नहीं बदलना चाहूंगा। तो इसलिए वो ये जो बात कर रहे हैं प्रेमचंद बंसल साहब, पीडब्ल्यूए के राइटर, सिप्टा के लोग, वो सब बिल्कुल देशभक्त न होने में मतलब वो समाजवादी थे, वो बराबरी के पक्ष में खड़े लोग थे, वो प्रगतिशील लोग थे, अंततः वो देश के साथ थे। और देश वेश के साथ होना मतलब देशों के नक्शे बदलते रहते हैं दुनिया भर में। इस पे खैर विषयांतर हो जाएगा जब मैं इस पे आऊंगा। तो ये, हाँ मैं जान रहा हूं प्रेम जी सतीश जी का जवाब दे रहे हैं, लेकिन असल में वो एक विषयांतर है। ये पैट्रियटिक और अनपैट्रियटिक होने पे चीजों को तय नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा खतरनाक चयन है। बहुत सारे पैट्रियट लोग जो होते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। हिटलर बहुत बड़ा पैट्रियट था। और जनरल डायर जो है, जनरल डायर ने, जिसने जनरल जालियांवाला बाग में गोली चलाई थी,
वो भी ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बड़ा पैट्रियट था, इसलिए इसको मूल्य मत मानिए। खैर ये विषयांतर है। मूल बात जहां मैं आ रहा हूं, जो मैंने कहा कि मतलब फिल्मी गीतों की अपनी जगह है, उसमें बहुत अच्छी बातें कही गई है। कविता एक अलग विधा है जिसमें बहुत अच्छी बातें कही गई है। कई खराब कवियों के मुकाबले शैलेंद्र और साहिर को पढ़ना मैं किसी भी दिन पसंद करूंगा। और बल्कि और कई खराब फिल्मी गीतकारों के मुकाबले मैं कवियों को पढ़ना बेहतर मानूंगा। रघुवीर साहब मुझे एक अलग आस्वाद देते हैं और साहिर लुधियानवी एक अलग देते हैं। कविताओं में भी इतनी रेंज है, तो ये कहना कि ये विधा अच्छी है या ये कमतर है चाहे वो बेहतर है, ये असल में एक तरह का सरलीकरण है, जिससे मैं बहुत एक ही बात है दोनों में कि फिल्मी दुनिया चूंकि एक कमर्शियल काम है जिसमें बहुत पैसा लगता है, तो उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी को कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप एक साझा प्रयत्न में काम करते हैं, गीत संगीत सब जोड़ते हैं, लेकिन साझा प्रयत्न व्यक्तिगत प्रयत्न के मुकाबले कमतर होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। जी शिवी। जी सर। सर जैसे कि आपने आज शाहिर लुधियानवी जी पर बात करने के लिए उनको चुना, तो सर आपके ऊपर मतलब उनका कब प्रभाव पड़ना शुरू हुआ और कैसे प्रभाव पड़ना शुरू हुआ जो कि आप उनके ऊपर? मैंने बताया ना कि जब मैंने उनका वो गीत सुना था, पल दो पल का शायर हूं, आज जब मैंने पाया नहीं उसके पहले वो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, तो मुझे लगा कि कितनी बड़ी बात कह रहा है ये शायर, ये तो एकदम नई सी बात है। तब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, है ना। और दूसरी बात ये कि बाद के दिनों में हमारे बचपन में एक फिल्म आई थी लैला मजनू, शायद उस समय स्कूल में मैं पढ़ता था, तो बड़ी चालू सी फिल्म थी, कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी वो। उसके गीत साहिर ने लिखे थे और उसमें एक गीत था, मतलब सिचुएशन पे लिखते होंगे वो, लेकिन सिचुएशन पे लिख देना भी आसान काम नहीं है। तो वो साहिर का गीत था उसमें, जिसमें कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस गीत में अचानक वो पंक्तियां आती हैं जिसमें लैला जो है मजनू के ऊपर लेट गई है और उसके बाद बोलती है, लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओं, मुझे तुम्हें मैं आजमाऊं मुझे तुम आजमाओ। अचानक मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या बात है। वो जो एक प्रेम कहानी है, उसमें बगावत की ये बात कि जमाने तुम खुदा बनते हो जमाने के खुदाओं, चलो पत्थर उठाओ देखूं कौन मजबूत है, मुझे तुम आज तुम्हें मैं आजमाऊं मुझे तुम आजमाओ। ये छोटी बात नहीं थी। तो ऐसी कौंधती हुई पंक्तियां साहिर के यहां बहुत मिलेंगी। कभी कभी का गीत, तो ये सारी चीजें जो हैं वो साहिर के प्रति बहुत बचपन से मेरे आकर्षण का हिस्सा रही। बाद में मैंने उनकी गैर फिल्मी नज्मों को खोजने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि वो एक बड़े शायर हैं जिन्होंने मुझे समृद्ध किया है। शिवी। जी सर। सर इसी क्रम में आगे एक ये भैयालाल यादव जी का प्रश्न है कि क्या साहिर और शैलेंद्र के गीतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? मैं तो मानता हूं कि मतलब सिनेमा को ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारे स्कूली पाठ्यक्रम से कविता, कहानी, उपन्यास, साहित्य, भूगोल, इतिहास सब हैं, उसमें सिनेमा की भी जगह होनी चाहिए। निसंदेह ऐसा कोई कोर्स होगा तो उसको बहुत एहतियात से तैयार करना होगा और उसमें साहिर और शैलेंद्र के गीत हर हाल में शामिल किए जाने चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है कि शैलेंद्र का ही गीत है, एक गीत शैलेंद्र का शामिल भी है पाठ्यक्रम में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे गीत बिल्कुल शामिल की जानी चाहिए। अगर फिल्मों का राइट वाइट का मामला होता है तो उनकी गैर फिल्मी नज़में मिल जाएंगी जिनको हर हाल में कोर्स में शामिल किया जा सकता है। ये किसका लहू है कौन मेरा, जो उसका वो साहिर का गीत है, बहुत अच्छा गीत है जो नौसेना के बागी विद्रोहियों के बारे में था वो। जी जी सर। सर इनके अलावा भी शाहिर के और शैलेंद्र के अलावा भी आपके जो पसंदकार गीतकार हों उनके बारे में भी अगर आप हमसे थोड़ा शेयर करें तो।
देखिए, असल में कई गीतकार फिल्मी दुनिया ने बहुत अच्छे दिए। मसलन मजरूह सुल्तानपुरी अपने आप में कमाल के शायर रहे, और उनके भीतर एक जो लोक तत्व रहा, मतलब वो लोक तत्व उनको अलग सा बनाता रहा। बल्कि कई बार वो हिंदी फिल्मों को अब अभिमान के गाने मुझे ख्याल आता है, हाँ, साथी हाथ बढ़ाना गीत शामिल है, ठीक बात है, साहिर का है, नया दौर फिल्म का गीत है। तो अभिमान का के जो गीत हैं वो, इस सवाल पे भी आऊंगा। अभिमान के गीत में सुल्तानपुरी के लिखे हुए हैं। गुलजार का नाम मैंने लिया, अपने आप में बड़े शायर थे गुलजार। साहिर लुधियानवी का नाम लिया। कई गीत, मतलब निदा फाजली के बहुत अच्छे गीत हैं। निदा फाजली ने अपने ढंग से कमाल के गाने लिखे हैं। कतील शिफाई के कुछ गीतों का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ है फिल्मों में। कैफी आजमी को भूला नहीं जा सकता है। कैफी आजमी, हालांकि कैफी आजमी की जो नज्म है जिस पे बहुत चर्चा होती है, जहां से मैं अंतर बताना शुरू करूंगा, मतलब क्यों साहिर बड़े हो जाते हैं, क्यों कोई दूसरा शायर छोटा हो जाता है। कैफी आजमी की हकीकत फिल्म का जो गीत है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गीत कई बार मुझे बाद के दौर में युद्धवादी गीत लगता है। लगता है कि, मतलब लगता है जैसे युद्ध को बढ़ावा, वही नहीं, मैं तो यहां तक मानता हूं कि जो याद करो कुर्बानी जो गीत है, मेरे वतन के लोगों, उसमें भी मतलब क्रिटिकली अगर देखें तो लगता है कि वो एक अतिरिक्त उत्साह युद्ध के प्रति पैदा करता है, जो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों में भी दिखाई पड़ता है। साहिर के भीतर जो युद्ध विरोध है वो वहां नहीं दिखता है। और भी असल में बड़े गीतकार कई हुए। पंडित तदीप एक अलग तरह के बड़े गीतकार थे। उनका गीत ये कहानी है दिए की और तूफान की कमाल का गीत है। भरत व्यास ने बहुत अच्छे से गीत लिखे, मतलब वो शुद्ध शास्त्रीय भाषा में तत्सम शब्दावली में वैसे गीत थे। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जैसे चांद बालकों की बादलों की पालकी ढो उठा रहा पवन, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। लेकिन दृष्टि कहाँ काम करती है, ये सवाल मेरे सामने आता है तो अचानक उनका एक गीत मुझे ख्याल आता है, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं। ये बहुत प्यारा सा गीत सुनने में लगता है, लेकिन मुझे लगता है कैसा रिश्ता है जिसमें प्रेमी तो बिल्कुल गगन का चंद्रमा है और प्रेमिका बिल्कुल धरा की धूल है। ये कौन सा रिश्ता है। क्या एक बड़े कवि को ऐसी भयानक, मतलब समर्पण के लिए भी, ठीक है हम सब अपने प्रियजन के सामने कुछ नहीं होते हैं, तो हाँ वो, लेकिन अंततः कहीं तो कोई बराबरी हो, धरा की धूल काहे की हो जाए। खैर, तो कई गीतकार हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके गीत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी दिखती हैं। जी शिवी। जी सर, जैसा कि स्क्रीन पर आपको पवन नेगी जी का भी एक प्रश्न दिख रहा था कि हाँ, वो जो हिंद के जवान वो कहाँ खो गए, तो उस पर अगर आप नहीं, उस पे मैंने कहा, उससे मैंने बात की थी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इस जी गीत पे सर। मैंने बात की थी। फिल्म 1958 के का गीत है, फिल्म फिर सुबह होगी का। मैंने उसकी पंक्तियां भी पढ़ी हैं। ये सवाल उन्होंने पहले पूछा था जिसका जवाब शायद मैंने दे दिया है, वो रिपीट हो जाएगा। जी जी शिवी। जरूर सर, ओके। तो सर आपका वक्तव्य तो बहुत ही अच्छा रहा, जैसे कि हम पोस्ट पर भी देख पा रहे थे कि लोग पहले से ही उत्साहित थे आपको सुनने के लिए, और मैं भी पूरी ऊर्जा से लबरेज थी आपको सुनने के लिए। तो सर अरे आपने मतलब जो एक कवि, एक लेखक, एक शायर का जो सच्चा कर्म होता है हमारे आसपास का यथार्थ दिखाना, तो साहिर लुधियानवी जी में वो अपने समय में काम किया, तो वो उस समय की उन्नत चेतना थे, और आपने हमारे बीच उन बातों को लाया। तो सर हम आप इसके लिए इसके आभारी हैं। और जैसे कि आपकी कविता कान हमने आज ही पढ़ी, और बहुत से लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए भी हैं, जैसे ऋतु रिमी नौटियाल जी, सतीश कुमार झा जी, पवन नेगी जी, गिरीश हाँ, कुमार पांडे जी, महेश पुनेटा सर जी, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कान विकसित होने
शुरू हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये आगे भी होते रहें। तो सर, आपका मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। साथ ही मैं आपको आप सभी लोगों को, जो दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको इनवाइट भी कर रही हूँ कि हमारा जो हर महीने के तीसरे रविवार यानी कि 19 तारीख को फिर से किंस युगी अपूर्ण सुंदर है के अंतर्गत के कार्यक्रम में आप सभी से हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम अभी के उजास को लेकर के यहाँ से विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। मेरी ओर से भी उजास की टीम को धन्यवाद, विदुष बेटन का आभार कि उन्होंने ये अवसर दिया अपने प्रिय शायर के बारे में कुछ बात का। योगेंद्र आहूजा जी की ये टिप्पणी तो मेरे लिए अहमियत रखती है कि चर्चा अच्छी रही। शुक्रिया। फिर से नमस्कार सबको। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अचानक एक सवाल आया है, लेकिन क्या इस पे हम लोग ले सकते हैं? कंचन राय का सवाल है, संसार से भागे फिरते हो, क्या खत्म कर दें? आपने घोषित कर दिया है, खत्म कर दें? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब सब जब स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसको भी समेट लेते हैं। हाँ, असल में वो जो चित्रलेखा फिल्म थी, वो दुनियादारी और अध्यात्म के बीच के टकराव पे, पाप और पुण्य की अवधारणा पे, जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, उस पे आधारित थी। और इस गीत में भी, जो मैंने कहा कि कई बार आप गीतों को इसलिए भी लिखते हैं कि वो आप उनको, एक मिनट में वो गीत जरा निकाल लूं, वो इसलिए कि वो फिल्मी सिचुएशन की देन होती है। लेकिन यहां भी आप देखें कि अगर ये साहिर का ही गीत है ना, मैं चेक करना चाहता हूं, या किसी और का गीत है, ये किसका गीत है, मैं एक बार चेक कर लूं। जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं मतलब साहिर का अंदाज तो ये है, लेकिन क्या ये वही है, मैं इसको लेके, या उस शैलेंद्र का गीत हो, किसी और का गीत तो नहीं है ये। हाँ, ये साहिर का ही गीत है। मैं इसको लेकर थोड़ा असमंजस में था। तो इस गीत में भी आप देखिए, साहिर लगातार ये बोल रहे हैं कि मतलब इस लोक में जो तुमको हासिल न हुआ, वो उस लोक में, इस लोक को अगर तुम अख्तियार न कर पा रहे हो, इसको अगर अपना नहीं पा रहे हो, तो उस लोक में आप क्या पाओगे? एक तरह से मतलब ईश्वर की सत्ता को लेखक ऐसे भी चुनौती देता रहता है, लेकिन जो पाप पुण्य की अवधारणा है, जो लोक परलोक की अवधारणा है, और जो जिसमें भोग और त्याग के बीच का द्वंद्व है, उस द्वंद्व को साहिर ने, जिसको मैं आयरनी, विडंबना बोलता हूं, यहां बड़े खूबसूरत ढंग से रखा है। ये भोग भी तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। ये जो बात है, ये जो शब्द है कि रचयिता का अपमान हो जाएगा, रचना को ठुकराओगे, देखिए क्या तर्कशीलता है। ये जो गीत है उसमें लता मंगेशकर के आवाज में गीत है, नायिका एक तरह से उसको रिझा रही है, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिताकर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। एक पूरा का पूरा पूरे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, जो आपको बताता है कि आपका परलोक सुधर जाएगा इस जन्म में अगर ठीक से रहे तो। वो बताती है कि तपस्या तपस्या छोड़ो, इस जीवन को ठीक से जियो, इस जीवन को अपनाओ, तब अगला जीवन ठीक से जी पाओगे। तो ये जो बात है, इसमें भी साहिर की वो चमक दिखती है जो उनको बड़ा बनाती है। जी शिवी। जी सर, फिर से आपका एक बार धन्यवाद की जो टिप्पणी या जो कंचन रॉय जी का प्रश्न हमसे छूटा जा रहा था, आपने उसका भी उत्तर दिया। तो मिलते हैं दोबारा फिर से नेक्स्ट गेस्ट में चिन्मयी त्रिपाठी और जॉय मुखर्जी जी के साथ में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार। हाँ।